बैन हो चुकी है पीएफआई। इस खुलासे ने नरेंद्र मोदी से लेकर एनआईए और हाई कोर्ट तक को दहला दिया। केरल में रची जा रही थी भारत को तबाह करने की साजिश। देखते ही होश उड़ा देगी ये सच्चाई। भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था आईएसआईएस। रची ऐसी साजिश जो भारत को खत्म कर देती। खुल गया पीएफआई का जामिया। शाहीन बाग कनेक्शन। भयंकर आतंकी संगठन पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी सर चकराने लगेगा। दोस्तों, कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आज भारत के साथ ऐसा ही हो रहा है। पीएफआई की भयंकर साजिश से तो भारत बच गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को धोखे में रखकर ऐसा कैसे किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि पीएफआई पर बैन लग चुका है, लेकिन पीएफआई से हुए खुलासे ने पूरे भारत को सदमे में ला दिया है। साजिश का खुलासा हो चुका है। भारत इस भयंकर संकट से बच गया, लेकिन यह जानना भी तो जरूरी है कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि कैसे पीएफआई के पीछे भारत को तबाह कर देने वाली आईएसआईएस की गहरी साजिश का पता चला है। कैसे पीएफआई और शाहीन बाग और जामिया का कनेक्शन सामने आया है, जिसने भारत में अलाकमानों की आंखें फोड़ कर रख दी हैं। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने पीएफआई को 2 सप्ताह में 5 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर भरने के लिए कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आम लोगों का जीवन खतरे में नहीं डाला जा सकता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के रास्ते पर चलने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने से पहले उसके कारनामों की कुंडली बटोरी है। पीएफआई के सदस्य न सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर विदेशों से फंड बटोरते थे, बल्कि सीरिया, इराक, लीबिया जैसे देशों में जाकर ट्रेनिंग भी लेते थे। यह सब भारत के लिए विष मिले भोजन के समान था। पीएफआई की गतिविधियां कितनी खतरनाक थी, इसे राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों को पढ़ सुनकर नहीं समझा जा सकता। पीएफआई अपने नाम पर आतंक फैलाने के लिए न सिर्फ बड़े एवं हिंदूवादी नेताओं की हत्या करता था, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए हथियारों के साथ सैनिक जैसे यूनिफॉर्म में सार्वजनिक प्रदर्शन भी करता था। बिहार के फुलवारी शरीफ में इस साल जुलाई में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान पता चला था कि वो देश को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो देश भर में मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। इतना ही नहीं, वो लॉन वुल्फ अटैक के लिए भी ब्रेन वॉश करता था। अप्रैल 2013 में केरल में पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई ने एक आतंकी कैंप का आयोजन किया था। यहां लोगों को हथियार चलाने के अलावा बम बनाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस घटना के संबंध में जब स्थानीय पुलिस को पता चला तो उसने छापेमारी की। इस दौरान कई हथियार सहित जिंदा बम भी बरामद हुए थे। ये सब थनन फाउंडेशन नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग में गतिविधियां संचालित की जा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि पीएफआई, एसडीपीआई के नेता और कार्यकर्ता इस तरह की गतिविधियों को आयोजित कर रहे हैं और युवाओं को जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। जब इराक और सीरिया में आईएसआईएस का कहर वहां के यजीदी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर बरस रहा था, तब पीएफआई के सदस्य भी सीरिया में इस्लामिक स्टेट के जिहाद में शामिल होने के लिए सीरिया रवाना हो चुके थे। इनमें 2 पीएफआई के सदस्य सीरिया के जिहाद के दौरान मारे गए। केरल पुलिस को साल 2015 में पता चला कि केरल से सीरिया जाकर आईएसआईएस के लिए जिहाद करने वाले अधिकांश युवाओं के पीएफआई से कनेक्शन है। किसी भीड़ द्वारा लूटमार किए जाने को जिहाद कहते हैं। इस आधार पर केरल पुलिस ने छानबीन शुरू की और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया। पीएफआई के डिविजनल अध्यक्ष मोहम्मद सीर उर्फ अबू सफवान के साथ मिलकर हमजा नाम का शख्स केरल के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें सीरिया भेजता था। इनमें अब्दुल मनाफ और अब्बू सफवान केरल से सऊदी अरब, मलेशिया और तुर्की होते हुए सीरिया पहुंच गए और अंत में लड़ाई के दौरान मारे गए। पीएफआई से जुड़े केरल के कई लोग भारत से निकलकर तुर्की तक पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं भारत छोड़ने से पहले कई युवाओं को सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच लिया और उन्हें रिहैबिली सेंटर में भेजा गया। तुर्की से भी कई सदस्यों को भारत लाया गया और उनका पुनर्वास कराया गया। सरकार ने ऐसे कम से कम 17 युवाओं की पहचान की थी जो सीरिया जाने वाले थे। दक्षिण के राज्यों में 15 युवाओं का एक ऐसा मॉड्यूल का पता चला जो हथियार और विस्फोटक के जरिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं अंसार उल खिलाफा केएल नाम का एक मॉड्यूल युवाओं को आईएसआईएस के लिए भर्ती अभियान चला रहा था। इस मामले में साल 2016 में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ तलाशी अभियान और जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि सोशल मीडिया के विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये 5 देश के भीतर और विदेशों में कई लोगों के साथ संपर्क में थे। ये आईएसआईएस की विचारधारा को फैलाकर युवाओं को लुभाने का काम करते थे।
पता चला कि इन लोगों ने यहूदियों और अहमदियों समुदायों के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं और हाईकोर्ट के जज और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर भी हमला करने की योजना बनाई। इस मॉड्यूल में पकड़े गए कई लोगों के संबंध पीएफआई से थे। केरल के कई मॉड्यूल का पता चलने पर और वहां के युवाओं के सीरिया जाकर इस्लामिक स्टेट के लिए जिहाद करने के बाद दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के मामले की जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक दिन सूचना मिली कि केरल के कुन्नूर का रहने वाला शाहजहां दिल्ली आने वाला है। इसके पहले वो तुर्की सीरिया भी जा चुका है। वहां वो आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों में भाग लेने के लिए गया था और उसे वहां से वापस भेजा गया था। इस दौरान पुलिस को पता चला कि वो मोहम्मद इस्माइल नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाकर फिर से सीरिया जाने की कोशिश कर रहा था और इसमें वो सफल भी रहा। इसके बाद उसे एक अन्य आरोपित अब्दुल रज्जाक कुनहिल के साथ उसे तुर्की से वापस भेज दिया गया। ये जुलाई 2017 था। उसी साल फरवरी में उसे तुर्की से वापस भेजा गया। वो बार बार सीरिया जाकर आईएसआईएस के लिए जिहाद करना चाहता था। जांच में पता चला कि साल 2006 में शाहजहां ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एनडीएफ ज्वाइन किया, जो कि उसी साल कई समान विचारधारा वाले इस्लामिक संगठनों के विलय के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई हो गया था। वो पीएफआई की सभी सभाओं में भाग लेने जाता था। वहां लोगों को बताया जाता था कि भारत में काफिरों द्वारा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। इसके बाद वलापट्टनम के अध्यक्ष मोहम्मद समीर ने उसे आईएसआईएस विचारधारा की ओर मोड़ा और उसे कुरान और हदीस के अनुसार जिहाद करने के लिए हिजरा करने को कहा। मोहम्मद समीर पहले सीरिया पहुंच गया था। इसके बाद शाहजहां अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मलेशिया पहुंचा। वहां उसे राशिद मिला। राशिद के साथ वो ईरान पहुंचा। ईरान में उसे साजिल और एक अन्य परिवार का मिडलाइज मिला। इसके बाद वो तुर्की पहुंचा। वहां अब्दुल मनाफ से मिला। फरवरी 2017 में जहां शाहजहां और मुनाफ सीरिया जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तभी तुर्की के अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया और वापस भारत भेज दिया। हालांकि इस दौरान मुनाफ बॉर्डर पार करने में सफल रहा, जो बाद में मारा भी गया। इस तरफ देश में पीएफआई न सिर्फ समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल था, बल्कि खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिलकर भारत में भी जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा था। पीएफआई ने इसके लिए एक विंग और यूनिफॉर्म तो बनाया और उसे ट्रेनिंग भी दी। इसके अलावा डर फैलाने के लिए जो भी हत्या करते थे वो आईएस के स्टाइल में ही करते थे। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।